आज का पहला प्रश्न है कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है सोरतुघई, हड़प्पा, सोरतुघई, हड़प्पा, लोथल या फिर धौलावीरा। कहाँ पर हड़प्पाई स्थल में नहरों के साक्ष्य मिले हैं ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन सोरतुघई, क्योंकि जहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी वहाँ पर नहरों की जरूरत पड़ी होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत ही पहले ही गाद से भर गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ के जलाशयों का प्रयोग जो है कृषि के जल संचयन के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी और एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। तो इसे कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है उसे का उसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा समाधानों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। तो कौन सा कथन सही है? एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन या फिर एक, दो, तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक और दो। पहला और दूसरा जो है वो सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में वस्तु उनके प्राप्ति स्थलों का मिलान करें। शंख, लाजवर्द मणि, तांबा और सोना, ये कहाँ से आया है? ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है पहले का जो है शंख जो है वो बालाकोट से आया, लाजवर्द मणि जो है वो सोरतुघई से आया, तांबा जो है वो खेतड़ी से आया और सोना जो है वो दक्षिण भारत से आया। तो सही आंसर जो है वो बी ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें कि हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से होता था और दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मिलुहा कहा जाता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि दिलमुन के लेख में जिसे बहरीन द्वीप समूह कहा जाता है कि क्योंकि दिलमुन लेख में हड़प्पा को मिलुहा नहीं कहा जाता था और मिलुहा जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए मिलुहा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। मिलुहा शब्द का जो है मेसोपोटामिया के लेख जो हैं वो मिलुहा को नाविकों का देश कहते थे। ठीक है। कि इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज़ों के नावों के चित्र मिलते थे, इसलिए उसे दिलमुन लेख में जो नाविकों के जो देश थे उनको मिलुहा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि बांट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे और इन बांटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतया चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे
और इन पर किसी तरह के निशान ना होकर एक घन आकार के होते थे। ठीक है, और इन बांटों के निचले मानदंड द्विधारी होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, और ये 12,800 तक के थे। ठीक है, जबकि ऊपरी मानदंड जो है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग आभूषण और मन को तोलने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के अंत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, एक शुद्ध एकीकरण के तत्व का अंत हो गया और हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जो ये असत्य कथन है कि हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, यही जो असत्य है, बाकी जो सारे हैं वो सत्य है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? द एसन राव, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एस एन राव। एस एन राव ने द इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे उसने 3,000 प्रश्न छोड़ा था। अगला प्रश्न है, खोजकर्ता उनके स्थलों का मिलान कीजिए कि एस आर राव, बी बी लाल, एम आर मुगल, आर एस बिष्ट। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सही आंसर जो है कि एस आर राव ने जो लोथल की खोज की, बीबी लाल बीबी लाल ने बीबी लाल ने कालीबंगा की खोज की, एम आर मुगल ने बहावलपुर की खोज की और आर एस बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की। ठीक है, अगर बात करें हड़प्पा कालीन इतिहास की, तो 1875 में हड़प्पाई मोहर पर पहली बार कनिघन ने रिपोर्ट दी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1925 में मोहनजोदाड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 1946 में एम व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ और 1955 में एस आर राव के द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ हुई। बी आर लाल और बी के थापर के नेतृत्व में 1960 में कालीबंगा में उत्खनन हुआ। इसलिए सही आंसर जो है तो इसका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? कनिंघम, आर एम व्हीलर, जेम्स मिल या फिर जेम्स प्रिंसर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसर। क्योंकि भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसर ने ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अगला प्रश्न है, प्राचीन अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे और तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन गलत है कि प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी के साथ साथ प्राकृत भाषाओं में भी लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु, अशोक जैसे शासकों ने प्राकृत भाषा में अपने अभिलेख लिखा है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं और पूर्ववर्तों से मिले अभिलेख अरमेइक और यूनानी भाषा में। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अरमाइक अभिलेख जो हैं वो अरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। अरमाइक और यूनानी भाषा में है। ठीक है,
पश्चिमोत्तर से, मतलब पूर्वोत्तर से नहीं, पश्चिमोत्तर से जो हैं वो मिले अभिलेख जो हैं वो आरमाइक और यूनानी भाषा में, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? तक्षशिला, तोसल, काशी या फिर स्वर्णगिरी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, काशी। ऐसा इसलिए है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र और चार प्रांतीय केंद्र, इसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थी। इसमें काशी इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्त संस्कृत भाषा में लिखित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। ऐसा इसलिए है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख के नाम से प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन ने की थी, और जो स्वयं गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे ने भी इसकी रचना संस्कृत में की थी, ना कि प्राकृत भाषा में। और यह एक बृहद शिलालेख नहीं है, यह एक स्तंभ अभिलेख है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजारियन शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करते थे, और 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों पर चर्चा करते हैं, खुदकाश्त और पहिकाश्त। पहिकाश्त वह खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? एक, दो, तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे और सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, असम में पायक कौन थे? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले, दूसरा है खेतिहर मजदूर, घुड़सवार सैनिक या फिर बड़े जमींदार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वालों को असम में पायक कहते थे। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन राजस्व के संबंध में कथनों विचार करें कि कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहते थे, अमीर गुजार राजस्व कर वसूल करने का कार्य करता था, खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। एक और 2। अगला प्रश्न है, इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए कि प्रारंभिक मांगें ऊंची होती थी, कृषि की उपज की कीमतें नीची होती थी, राजस्व का निर्धारण फसल के उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, और जमींदारों की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी प्रबंध करने की सीमित थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। तो सत्य कथन कौन सा है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3?
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न है जोतदार किसे कहते थे? धनी किसानों के वर्ग को, धनी किसानों के खेत जोतने वाले किसानों को, या छोटे किसानों को जिनके पास अपनी भूमि होती थी, या फिर खेतिहर मजदूर को? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, धनी किसानों के वर्ग को, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महल में बसाने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है संथाल स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, पहाड़िया जनजात झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता था, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, यही जो है वो गलत है, बाकी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? ऑप्शन है पहला संथालों के राजमहल की पहाड़ियों में बसने के कारण, और दूसरा सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है परसिमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयत के ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। इसमें कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। तो कौन सा सही है? एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? 1876, 1877, 1878, या फिर 1880? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1878। तो सी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? गोनू, भगत बंधु, हीरा मुंडा, या फिर धीरन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गोनू। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, या फिर ब्राह्मी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पाली। अगला प्रश्न है मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 600 से 400, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, या 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 200 से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों का उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ तथा बौद्ध महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्हें थेरी कहा गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ए और एक और दो दोनों जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता,
या फिर तीसरा धन में कमी। जो इसका सही चुनना है केवल 1 और 2, 1 2 2, केवल 2 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में कथन विचार कीजिए कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहते हैं और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते हैं। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। तो सत्य कथन का चयन करना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। तो तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसने लिखी? जेसविट रॉबर्टो नोबिली, दुरार्ते बारबोसा, फ्रांसवा वर्नियर या फिर मनुकी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फ्रांसवा वर्नियर। अगला प्रश्न है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? फ्रांसवा वर्नियर, मनुकी, मॉन्टेस्क्यू या फिर मार्क्स। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास निम्नलिखित पर विचार करिए कि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पे होता था और दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता है और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही है और डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था और वे अपनी मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, पहला कथन जो है वो गलत है क्योंकि यह 13वीं शताब्दी में नहीं हुआ, या 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में मालाबार तट पर बने मुस्लिम व्यापारियों के संदर्भ में विचार करें कि ये स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाते थे और उन्होंने अपने आचारों जैसे म्रातकुलिता को न अपनाकर पितृसत्तात्मक के विचारों को अपनाया था। कौन सा सही है? 1 और 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका केवल 1, क्योंकि इन्होंने मलयालम भाषा को भी अपनाया, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। और दूसरा है कि मातकुलिता और पितृसत्तात्मक दोनों को उन्होंने अपनाया था। अगला प्रश्न है, सूफी मत के विकास के संदर्भ में विचार करें कि इन्हें धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। सत्य कथन चुनना है केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल करके सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गुरु तेग बहादुर। तो सी ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? रायदास, दादू दयाल, नंददास या फिर रामानंद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, रायदास। अगला प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? कैंपबेल, कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल या फिर थॉमस हिक्की। जिसका सही जो आंसर है वो है कॉलिन मैकेंजी, बी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? कांचीपुरम, मदुरई, शांतिपुरम या फिर नगलपुरम। जिसका सही जो आंसर है वो है नगलपुरम, जिसे कहते हैं नागलापुरम, मैं उसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे
आज के कुछ प्रश्न।